कैसे चल रही है एग्जाम की तैयारी। तो भाई अगर देखो कुछ बच्चे ऐसे जो बोल रहे हैं ऐसा तरीका बता दो कि लास्ट टाइम में हम बस पास हो जाए, तो पास होने का तरीका है मैं कुछ चैप्टर बता रहा हूँ वो कर लो। आपको सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, बायोमोलिक्यूल्स, अमाइंस और जितने भी ऑर्गेनिक मैंने कराए हैं सारे के सारे 2 स्पीड में देख लो, आपके लिए पास होना बहुत आसान हो जाएगा। बस इतना कर लो काफी है। मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो कि सिर्फ पास होने लायक है, मतलब पास होने के लिए सोच रहे हैं कि एंड टाइम में कैसे भी करके हम पास हो जाए, बस उनके लिए बता रहा हूँ। बाकी जिनको 95 प्लस लेके आने तो वो तो शुरू से मेहनत कर ही रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे कंपाउंड होते हैं, हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखा था, वहां पे एक प्रॉपर्टी आ रही थी निकल के कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो कंपाउंड मेड बाय ट्रांजिशन एलिमेंट बॉन्डेड बाय लिगेंड बाय एक्सेप्टिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जैसे एग्जांपल ले ले, इसी एक एग्जांपल में हमें ज्यादातर चीजें समझ आ जाएगी। देखो के फॉर FeCN6 और इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, छोटे बड़े दोनों ब्रैकेट में। तो देखना क्या है, जो ये बाहर है ना ये मेटल एटम है, इसको हम काउंटर आयन भी बोलते हैं और इसको हम आयनाइज कर सकते हैं, यानी कि जब मैं इसको वाटर में डालूंगा तो के जो है वो अलग हो जाएगा, के प्लस पोटेशियम अलग हो जाएगा। जो Fe है वो सेंट्रल मेटल एटम है जिसको CMA मैं शॉर्टकट में बोलूंगा, जो कि लुइस एसिड है। लुइस एसिड क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है लीगेंड से। लीगेंड क्या होता है, जो ये साइनाइड है ना, यहाँ पे 6 ऐसे साइनाइड है, तो ये सब लीगेंड है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के पेयर। देखो जो साइनाइड है ना CN, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर है, वो उसको कह रहा है कि भाई तू मेरे से ले ले, इलेक्ट्रॉन के पेयर्स ले ले। तो जो लोन पेयर डोनेट करता है वो बेसिकली लिगेंड है यहाँ पे, और उसको हम लुईस बेस भी कहते हैं। तो जो CN है, वो जो CN की अगर बात करें तो वो लिगेंड लिगेंड बोलते हैं उसको, और वो लोन पेयर को डोनेट कर रहा है और लुईस बेस कहा जाता है इसलिए उसको। और जो बाहर ये 6 लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअल पता है क्या है, ये एक्चुअल में है कि कितनी बॉन्डिंग है, मतलब कितने बॉन्ड है इनके बीच में, जो लीगेंड और सेंट्रल मेटल एटम है उनके बीच में कितनी बॉन्डिंग है, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर यानी टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय लीगेंड विद सेंट्रल मेटल एटम। तो ये सब तो बात कर ली। अब इसको ना हम क्लासिफाई भी कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बोलते, इसको हम 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। तो कैटायनिक क्या होगा, बेसिकली प्लस चार्ज हो जाएगा बाहर, एनायनिक में क्या होगा, माइनस चार्ज हो जाएगा, न्यूट्रल में कोई चार्ज नहीं होगा। तो ये सारी की सारी इसकी क्लासिफिकेशंस है। जो सेंट्रल मेटल एटम है Fe, वो बेसिकली क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या पढ़ना चाहे डिटेल में, वो तो हम पहले पढ़ चुके हैं ना, पिछले चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। और अभी हमें पढ़ना है लीगेंड के बारे में। क्या जी लीगेंड होते क्या, ये कितने तरह के होते हैं। देखो यार, अगर मेरी एनर्जी कम दिख रही होगी तो देखो मैं आपके लिए बैक पे पीछे बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए मेरी एनर्जी कम दिख सकती है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो इसको देखते हैं, बेस्ड ऑन डेंटिसिटी लीगेंड कितने होते हैं। तो मोनोडेंटेट लीगेंड जिसके एक दांत हो। अब ये दांत मतलब बेसिकली इसमें जो लोन पेयर है डोनेट कितनी जगह से किया जा सकता है, या फिर अगर डोनेट करना है मुझे इलेक्ट्रॉन पेयर को तो कहाँ कहाँ से कर सकता हूँ। अगर एक जगह से कर सकता हूँ तो मोनोडेंटेट, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, साइनो और अमाइन, इसमें एक ही जगह देखो, माइनस यहाँ से डोनेट कर देगा, यहाँ से डोनेट कर देगा, इधर से डोनेट कर देगा। और NH3 पे लोन पेयर है तो ये यहाँ से डोनेट कर देगा। दूसरा बाइडेंटेट। बाइडेंटेट में क्या होता है, देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, यहाँ से दोनों तरफ से डोनेट कर सकता है। इथाइलिन डाइमाइन में 2 अमाइन ग्रुप है, इथाइलिन है, तो ये यहाँ से और यहाँ से डोनेट कर सकता है। ग्लाइसिनेटो क्या होता है, NH2 जो यहाँ से, और CO माइनस इस तरफ से, यहाँ से डोनेट कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को। उसके बाद होता है पॉलीडेंटेट, जिसमें 2 से ज्यादा साइट हो। तो उसका सबसे अच्छा सबसे प्यारा एग्जांपल है वो है EDTA। EDTA क्या होता है, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट आयन। देखो इथाइलिन बोला तो इथाइलिन हो गया, डाइअमाइन 2 N हो गया डाइअमाइन, टेट्रा एसीटेट ये हो गया 2 3 4 एसीटेट हो गए, टेट्रा एसीटेट आयन। अब देखो ये एक्चुअल में हेक्साडेंटेट होता है, यानी कि 6 जगह से डोनेट कर सकता है, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है। लास्ट है एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बी मतलब होता है 2 जगह से, यानी कि जो वो डोनेट तो कर सकता है 2 जगह से पर एट ए टाइम एक ही जगह से करेगा। यानी कि जैसे CN माइनस है तो ये भाई N की तरफ से भी डोनेट कर सकता है और C की तरफ से भी कर सकता है। ऐसे ही NCS माइनस इधर से भी कर सकता है और N की तरफ से भी कर सकता है। NO2 ये N की तरफ से भी कर सकता है और ONO बन के ये O की तरफ से भी कर सकता है। तो ये एम्बीडेंटेट लिगेंड हो गया। एक और लिगेंड होता है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है चिलेट लिगेंड, इसको किलेट भी बोलते हैं, जो कि बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड होता है, अटैच होता है सेंट्रल मेटल एटम से। तो इसमें होता ये है ना, देखो बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड होगा वो ना एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा, उसको हम किलेट बोलेंगे। देखना क्या होने वाला है, ये जैसे मान लो PtCl2, ये En मतलब होता है इथाइलिन डाइअमाइन या इथेन 1,2 डाइअमाइन, जो अभी हमने देखा था बाइडेंटेट में, वही है ये। तो अगर इसकी स्ट्रक्चर में बनाओ तो ये कैसा होगा, Cl
Cl, और ये इथाइलिन डाइअमाइन है, इथेन 1,2 डाइअमाइन। तो इसमें ये यहाँ से लोन पेयर डोनेट करेगा और ये यहाँ से डोनेट करेगा। तो ध्यान से देखो, एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर नहीं बन गई, इसको हम बोलते हैं, इस रिंग जैसी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम कहते हैं किलेशन, और जो कंपाउंड बना है उसको हम कहते हैं किलेट कंपाउंड। और ये जो लिगेंड है जो इससे आकर के अटैच हुए हैं, इसको हम कहते हैं किलेटिंग लिगेंड। अब जो किलेटिंग लिगेंड होते हैं ना, उसके कुछ यूज भी करे जाते हैं। मतलब यूज कहाँ करते हैं उसका, अगर हार्ड वाटर को सॉफ्ट करना है तो उसमें यूज करते हैं, डिटेक्शन ऑफ मेटल आयन में, और अगर एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं उनको सेपरेट करना है तब भी इसका यूज कर सकते हैं। अब नेगेटिव और न्यूट्रल लिगेंड की बात कर लेते हैं, जो कि लिस्ट में आपको दे रहा हूँ, वो आपको याद रखनी है। बहुत आसान है वैसे इसको याद करना, एक दो बार आप पढ़ लोगे ना आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो Cn- ये साइनिडो है, इसको साइनो भी बोलते हैं। ये क्लोरिडो है, सबके चार्ज -1 है, सब पे -1 चार्ज है। और इसमें आओगे न्यूट्रल वाले में तो किसी पे भी चार्ज नहीं है, ठीक है। बस आपको चार्ज भी पता होना चाहिए, तो बहुत आसान होता है वैसे। देखो, साइनिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयोडिडो, नाइट्रिटो, एन, क्योंकि एन की तरफ से ये वो देगा ना लोन पेयर, इसीलिए। फिर उसके बाद नाइट्रिटो ओ, हाइड्रोक्सिडो, नाइट्रेटो, फिर थायोसाइनो, आइसोथायोसाइनो, एसीटेटो, हाइड्रिडो, ऑक्सो, परऑक्सो, ये सल्फीडो है, ये सल्फीडो है, और ये कार्बोनेटो है, और ये ग्लाइसिनेटो, ये ऑक्सलेटो होता है, ठीक है। जो हम ग्लाइसिन करके लिखते हैं ना, वो ग्लाइसिनेटो होता है। जैसे इसके बाद न्यूट्रल की बात करें तो अमाइन, मिथाइलिन अमाइन, मिथाइल अमाइन, H2O, एक्वा, इसको एक्वा कहा जाता है, H2O वाटर मत लिख देना। NO मतलब नाइट्रोसिल, कार्बोनिल, थायोनिल, फॉस्फिन, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। अब एक चीज बताता हूँ मैं, जैसे मान लो यहाँ पे ट्राइफिनाइल फॉस्फिन है, अब कहीं पे फॉस्फिन जो है 2 बार आया, तो हम दोबारा से नहीं लिखेंगे कि डाई ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, ऐसे नहीं लिखेंगे। या 3 बार आया तो ट्राई ट्राइफिनाइल फॉस्फिन नहीं लिखेंगे, नोमेनक्लेचर में आगे हम क्या करेंगे, जैसे इसमें पहले से ट्राई है, तो अगर ये 2 बार आया तो हम बोलेंगे बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। 3 बार आया तो हम बोलेंगे ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। 4 बार आया तो मतलब जिसमें पहले से नाम में डाई ट्राई लगा हुआ है उसमें आप बिस, ट्रिस, टेट्राकिस इसका यूज करोगे। जैसे कि एक और एग्जांपल है इथाइलिन डाइअमाइन का, तो इसमें पहले से डाई है, अगर मान लो कहीं पे मैंने 4 इथाइलिन डाइअमाइन दे दिया तो आप बोलोगे टेट्राकिस इथाइलिन डाइअमाइन। अब वैसे ही ये थायोयूरिया है, ये पायरिडीन है, और ये मिथाइल है। बाकी अब हम एक टॉपिक समझ लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, बहुत ही आसान है। देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जैसे ये सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम, इससे कितने अटैच है, तो Cn कैसे अटैच होगा, एक एक करके होगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, ये हुआ 6। और अब देखो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे, तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन सिंगल है, मतलब कि एक ही तरफ से लोन पेयर डोनेट करेगा, तो जबकि इसमें 2 क्लोरीन तो 2 आ गया, प्लस इथाइलिन डाइअमाइन जो होता है उसमें वो बाइडेंटेट होता है, बाइडेंटेट यानी 2 तरफ से डोनेट करता है, और यहाँ पे ऐसे 2 है, यानी कि 2 × 2 कितने 4, तो टोटल कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, क्योंकि 6 बॉन्डिंग होगी ना इसमें, स्ट्रक्चर बना के देखेंगे आगे तो आपको और समझ आएगा। 6 बॉन्डिंग हो रही है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 ही है। बाकी मैं आपको अपने तरफ से एक देता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट करना, ठीक है, अपनी तरफ से दे रहा हूँ मैं, इसका आंसर आप कमेंट करना। मैं दे रहा हूँ आपको K4Fe H2O होल 5, ये मैं दे रहा हूँ। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कमेंट करो, ये मैंने अपनी तरफ से कोई भी अपना मान लिया, अज्यूम कर लिया हाइपोथेसिस लेके कि कोई सा भी ऐसा मतलब कंपाउंड है, तो इसका मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर कमेंट करके बता दो। अब कुछ नोमेनक्लेचर के एग्जांपल देख लेते हैं, एनसीईआरटी के भी एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल जो भी जितने भी दे रखे हैं, और फिर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, 2020 और 2023 का क्वेश्चन है इसमें, और उसके बाद एनसीईआरटी के एग्जांपल आप जरूर देख लेना ध्यान से, क्योंकि हो सकता है उसमें से भी क्वेश्चन आ जाए। और क्वेश्चन पूछने का तरीका भी देखो कैसा अजीब सा होता है, कभी कभी ये नाम दे देते हैं और फिर फॉर्मूला पूछते हैं, उल्टा भी पूछ सकते हैं मतलब। तो आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी आपको प्लस दिख जाए ना तो आप लास्ट में आयन लगा देना, और जब माइनस दिख जाए तो जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके नाम में 8 लगा देना। देखो कैसे, मैं समझाता हूँ। जैसे ये तो न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज दिख ही नहीं रहा बाहर, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, पहले हम नाम लिखते हैं लिगेंड का, तो अंदर क्या है कार्बोनिल, और कार्बोनिल कितने हैं 4, तो हम लिखेंगे टेट्रा कार्बोनिल, और निकल है उसके बाद निकल, और निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा हमें। तो कार्बोनिल जो होता है, कार्बोनिल उसका 0 होता है, और x अगर हम निकालें x प्लस 0 × 4 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ जाएगा 0, तो निकल 0, ये हो गया इसका नाम।
देन इसके बाद इसका नाम क्या होगा, तो मैंने बोला कि प्लस जब भी आए तो लास्ट में आयन लगाना है, ठीक है, तो आयन लगा देंगे। बट पहले देखते हैं कि लीगेंड कौन कौन से हैं, तो लीगेंड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डालना है पहले तो एक यहाँ पे क्लोरिडो है और नाइट्रोटो ओ है और ईएन है, यानी इथाइलिन डाइअमाइन है। और इथाइलिन डाइअमाइन में पहले से डाई होता है, इसलिए यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम बिस इथाइलिन डाइअमाइन लिखेंगे। तो ध्यान से देखना, पहले अल्फाबेटिकली ये आता है क्लोरीन, तो क्लोरिडो हम लिखेंगे क्लोरिडो। फिर उसके बाद आता है इथाइलिन डाइअमाइन, तो हम लिखेंगे बिस इथाइलिन डाई अमाइन। फिर 20 क्यों लिखा, क्योंकि उसमें पहले से डाई था इसीलिए। और फिर उसके बाद हम लिखेंगे नाइट्रेटो ओ, नाइट्रेटो ओ। फिर उसके बाद क्या है, कोबाल्ट, सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे, कोबाल्ट, कोबाल्ट। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे ब्रैकेट में। फिर उसके बाद लास्ट में आयन लगाने के लिए मैंने कहा है, तो लास्ट में आयन लगा देना है। अब ये देखना है कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो Cl-1 है, ONO भी -1 है, तो माइनस माइनस ये 2 माइनस उधर चले जाएंगे तो +3 हो जाएगा, तो कोबाल्ट यहाँ पे थर्ड के फॉर्म में है। इसके बाद थर्ड वाला देखते हैं। देखो मैंने एक न्यूट्रल करवा दिया, पॉजिटिव करवा दिया, अब मैं एक नेगेटिव वाला भी करवा देता हूँ। देखो नेगेटिव में क्या होगा, सब में हमें लीगेंड का नाम पहले लिखना होता है, तो इसमें लीगेंड क्या है, साइनो, यानी कि हेक्सा है ना, ये हेक्सा साइनो, 6 साइनो है इसलिए हेक्सा साइनो, या फिर हेक्सा साइनिडो भी बोल सकते हैं, हेक्सा साइनो। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे, ये है आयरन, बट आयरन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फेरेट। रेट क्यों लिख रहे हैं, 8 क्यों लिख रहे हैं, 8 इसलिए लिखा क्योंकि माइनस है, तो फेरेट हो गया, फेरेट। और उसके बाद हमें देखना है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है फेरस की यहाँ पे, तो ये -6 हो जाएगा, -6 उधर जाएगा तो +6, तो 6 में से 3 गए तो +3, हेक्सासाइनो फेरेट थर्ड, ये हो जाएगा इसका नाम। अब उसके बाद एनसीईआरटी के सवाल देखो, वैसे तो ये आप खुद कर सकते हो, बड़ा आसान है, इसका आंसर आप ही कर दो यार कमेंट में, बहुत आसान है, आप ही कर दो इसका आंसर। देखो क्या नाम हो जाएगा, देखो सोचो, अमाइन क्लोराइड और नाइट्रेटो एन है, तो इसमें क्या होगा, अमाइन पहले आता है, यहाँ पे डाई अमाइन है, फिर इसके बाद हम बोलेंगे डाई अमाइन, ऐसे बोलेंगे डाई अमाइन क्लोरिडो नाइट्रेटो एन, फिर इसके बाद बोलेंगे प्लेटिनम, फिर इसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे ब्रैकेट में, है ना, क्योंकि ये न्यूट्रल ही तो है, बिल्कुल इसकी तरह न्यूट्रल ही तो है, ये भी न्यूट्रल है, तो इसको भी लिख दोगे। देखो जो C2O4 है ये ऑक्सीलेटो है, ये बता देता हूँ पहले से, तो ट्राई ऑक्सीलेटो आएगा, ठीक है, बाकी आप खुद सोचना। और ये याद रखना कि ये जो पहले बाहर होता है ना, इसका नाम लिख देते हैं, तो मैं बता ही देता हूँ इसका आंसर भी, पोटेशियम, पोटेशियम, क्योंकि पहले बाहर वाले का नाम लिखते हैं पोटेशियम, फिर लीगेंड का नाम लिखते हैं, तो लीगेंड क्या है इसमें, ऑक्सीलेटो, वो भी ट्राई वाला, ट्राई ऑक्सीलेटो है, ट्राई ऑक्सीलेटो। फिर उसके बाद क्रोमेट, देखो क्रोमेट आएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि अगर मान लो ये भी आयंस पे ब्रेक हो जाए तो ये माइनस नहीं हो जाएगा अलग, सोचो, इसीलिए यहाँ पे क्रोमेट आया। और क्रोमेट में, और अगर आप क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो वो आएगी 3, क्रोमेट थर्ड। अब उसके बाद ये वाला है, तो ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है, मैं बता देता हूँ। देखो नाइट्रेटो ओ है ये, और ये अमाइन है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पेंटामाइन, पेंटा अमाइन, पेंटामाइन के बाद क्या है, नाइट्रेटो ओ, नाइट्रेटो ओ। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद कोबाल्ट है, तो मैं लिखूंगा कोबाल्ट, कोबाल्ट। और देखो जो प्लस वाले होते हैं उसमें हम आयन लिख देते हैं लास्ट में, ये बात मुझे पता है, कोबाल्ट। फिर उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, अगर ध्यान से देखो तो +3 है, 3 आयन, लास्ट में आयन लिख देते ना इसमें। अब इसको देखो, ये तो बड़ा आसान है, ये तो आप कमेंट कर दो। देखो आपका आंसर अगर सही हुआ ना तो मैं आपके आंसर को पिन कर दूंगा और आपका कमेंट ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद उल्टा भी पूछ सकते हैं भाई, मतलब इन्होंने नाम दे दिया और कह रहे हैं कि फॉर्मूला बताओ, तो हमें सोचना पड़ेगा थोड़ा। देखो पोटेशियम बाहर होना चाहिए, टेट्रा हाइड्रोक्सिडो, यानी कि हाइड्रोक्सिडो ये होता है OH, और टेट्रा यानी कि 4 है। फिर इसके बाद कह रहे हैं जिंकेट, यानी कि जिंक है, और फिर इसको अंदर ले लो, ठीक है, बंद कर दिया क्योंकि पोटेशियम तो बाहर है। अब जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें 2 लेके आना है कैसे भी, तो कैसे लेके आऊँ, मुझे ये तो पता ही नहीं है कितना है, तो ये तो 2 है ये पता है, लेकिन ये x है, इसको x मान रहा हूँ इस बार मैं, x प्लस इसका मुझे 2 पता है क्योंकि उन्होंने दे रखा है
4 इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यानी कि पक्का यहाँ पे K जो है 2 है। आया समझ कैसे सोचते हैं इसमें। फिर उसके बाद हेक्सामाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड, तो हेक्सामाइन यानी कि NH3 6, तो ये हो गया हेक्सामाइन, और प्लेटिनम प्लेटिनम 4 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, और क्लोराइड भी दे रखा है इन्होंने, तो क्लोराइड जो है वो तो इसके अंदर ही होगा पक्का, फिर तो क्लोराइड भी इसके अंदर ही होगा। और ये हेक्सामाइन क्लोराइड, तो ये -1 हो गया एक्स, इन्होंने पहले बता दिया है कि जो प्लेटिनम है वो 4 है, 4 -1 इज इक्वल टू क्या आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा 3, तो ये हो गया +3, यानी बाहर +3 होगा पक्का। तो इस तरह से इसके फॉर्मूले बनाए जाते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया सवाल है। एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, एनसीईआरटी के बस एग्जांपल जो भी सॉल्व किए हुए आपके एनसीईआरटी में, उसको देख के चले जाना बस। अगला टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, हमें पता है मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है और उसके स्ट्रक्चर अलग हो जाते हैं। तो ये दो तरह का होता है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, स्टीरियो यानी कि जो अरेंजमेंट है एटम्स, जो लिगेंड अरेंजमेंट हो रहा है उसमें स्पेस में, स्पेशियल अरेंजमेंट उसका अलग अलग होगा। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये 4 तरह के होते हैं बेसिकली। आयनाइजेशन, आयनाइजेशन में क्या होता है, आयन एक्सचेंज होते हैं। देखो ध्यान से देखना, जैसे यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो ये दोनों बोलेंगे भाई एक्सचेंज कर लेते हैं एक दूसरे को, तो ये आ गए इधर, एक्सचेंज कर लिया। फिर उसके बाद हाइड्रेट क्या होता है, हाइड्रेट यानी सॉल्वेंट, यानी वाटर का चेंज कुछ होता है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे 6 वाटर है, अब यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो इसने एक क्लोरीन को अंदर ले लिया और एक वाटर को बाहर भेज दिया, मतलब बदले में वाटर को एक्सचेंज कर रहा है आयन की जगह, ठीक है। तो वाटर बाहर चला गया, देखो ये रहा। अब एक और वाटर अगर मैं बाहर भेज दूं तो अंदर 4 वाटर रह जाएगा और Cl2 अंदर आ जाएगा, ठीक है, मतलब 2 क्लोरीन अंदर हो गए। अब अगले स्टेप में हम चाहे तो इसको भी अंदर ले सकते हैं और यहाँ से एक वाटर बाहर भेज सकते हैं। तो ये सॉल्वेट या हाइड्रेट, यानी सिर्फ वाटर की ही चेंज हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। नंबर 3 पे कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, इंटरचेंज होता है लीगेंड। जैसे अगर CO के पास NH3 है और Cr के पास Cn है, तो अब क्या करेगा, ये बोलेगा भाई चेंज चेंज कर, तो CO के पास Cn आ जाएगा और Cr के पास NH3 आ जाएगा। लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है, नंबर 4 पे जो है वो है एम्बिडेंटेड लिगेंड आपको होना चाहिए, तभी जाकर के होगा। यानी कि देखो CuNH3 5NO2, यहाँ पे ये NO2 की तरह जुड़ रहा है, जबकि यहाँ पे ये ONO के फॉर्म में जुड़ रहा है। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड का जुड़ने का जब दो तरीका अलग अलग हो तो उसको हम कहते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमर देखो, जिसमें कि क्या होता है, पोजीशन स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंस हो जाता है। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दोनों में पॉसिबल है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर हम देखें Ma2B2 टाइप का, तो देखो ये Cl दोनों एक ही साइड है, तो जब सेम साइड पे होते हैं ऐसे को हम कहते हैं सिस। अगर ऑपोजिट साइड पे है तो इसको हम कहते हैं ट्रांस। और एक होता है MABCD करके, यानी चारों के चारों लिगेंड अलग होंगे। अगर ऐसा हुआ तो वो 3 आइसोमर बनाएंगे, आपको बस ये याद रखना है, इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है। देन इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो इसमें देखो जो इथाइलिन डाइअमाइन है वो दो तरह से, दो जगह से बॉन्डेड बनाता है, तो 2 इसके हो गए और 3 4 5 6 हो गए टोटल, है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो इस तरह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। अगर सामने सामने से आता है तो ट्रांस होता है, अगर एक ही साइड से आता है तो सिस होता है। यहाँ पे बच गया En, तो इसको हम यहाँ से लेके आ जाएंगे, तो ये सिस है और ये ट्रांस है। अब देखो Ma3B3 भी होता है, तो इसमें क्या होता है ना, क्लोरीन जब सब एक साथ होता है तीनों ही, तो ये फेशियल पोजीशन होता है, इसको हम कहते हैं फैक, फैक बोलते हैं इसको, फेशियल पोजीशन पे। और ब्रोमीन भी ऐसे ही बिल्कुल, तीनों एक ही साथ हैं, तो ये फेशियल पोजीशन पे हो गया। जबकि क्लोरीन जब दूर हो, ऐसी पोजीशन पे हो, तो इसको हम बोलते हैं मेरिडोनियल, यानी कि मर, फैक मर। तो दो तरह के इसमें आइसोमर होते हैं, फैक मर, जबकि इसमें सिस और ट्रांस होते हैं। यहाँ भी सिस और ट्रांस होते हैं। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। हो सकता है एग्जाम में ऐसे बोल दे कि एक मतलब कंपाउंड दे रखा है PtCl2En होल ट्वाइस और इसके ऑल द पॉसिबल आइसोमर बनाओ, तो फिर ऐसे करके आपको बनाना होगा। ये रहा इसका आइसोमर, सिस और ट्रांस, ये पॉसिबल है। स्टीरियो आइसोमर का दूसरा टाइप है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये तो जो पहले हमने पढ़ा था वो ज्योमेट्रिकल था। ऑप्टिकल की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, बाइडेंटेड लिगेंड एक ना एक होना ही चाहिए, तभी जा करके ये आइसोमेरिज्म बनता है। और ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बनेगा, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ट्रांसफॉर्म जो होता है ना, वो फॉर्म नहीं कर सकता कहीं भी। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, बेसिकली आमने सामने होता है। जैसे मान लो ट्रांसफॉर्म है, तो ट्रांसफॉर्म कैसा होगा, ऐसा कुछ दिखेगा। देखो बनाता हूँ मैं जल्दी से। ट्रांसफॉर्म में आमने सामने होता है और ये En है, ये ट्रांसफॉर्म हो गया।
ट्रांसफॉर्म अगर इसकी मिरर इमेज में ले लूँ तो मिरर इमेज अगर इसके मिलूँ तो ऐसे बनेगा ना, ये देखो ऐसे EN, इसके बाद CL। अब इसकी मिरर इमेज अगर मैं इस पे रख दूं तो ये इसको सुपर इम्पोज कर जाएगी। सुपर इम्पोज यानी कि जैसे अगर मेरा ये हाथ है तो अगर मैं इस हाथ को ऐसे रखता हूँ तो ये इसको सुपर इम्पोज कर देना, इसने इसको ढक लिया पूरी तरह से ढकना उसे सुपर इम्पोज कहते हैं। तो ये इसको सुपर इम्पोज कर देगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बननी चाहिए, तभी जा करके होगा काम। तो अब ध्यान से देखो, सिस वाले फॉर्म में होगा ऐसा। अब इसको इस पे रख के देखो, सुपर इम्पोज होगा ही नहीं। तो सिस वाला ये वाला फॉर्म और ये वाला इसका एग्जाम्पल है, इसको भी इस पे रख के देखो, ये सुपर इम्पोज होने नहीं वाले। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल ध्यान से देख के चले जाना एक बार। अब बात कर लेते हैं वर्नर थ्योरी की। वर्नर थ्योरी क्या है, देखो यहाँ पे कुछ थ्योरी आएगी, वर्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टरफील्ड। तो इसको ना आपको याद रखना है कि इसमें हुआ क्या था, क्या क्या चीजें। तो वर्नर थ्योरी की बात करें तो ये कहता है कि मेटल में ना दो तरह की वैलेंसी होती है मेटल के पास। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो कुछ नहीं है, आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट, वही प्राइमरी वैलेंसी है। और ये नॉन डायरेक्शनल होती है और आयनाइज कर सकते हो इसको तुम। और सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, वो डायरेक्शनल और नॉन आयनाइजेबल होती है। जैसे एग्जांपल दे रखा है, इसकी प्राइमरी वैलेंसी निकालें। प्राइमरी वैलेंसी यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है सेंट्रल मेटल एटम का। तो X और इथाइल डायमैन तो कुछ होता ही नहीं है इसका तो, और ये क्लोरीन -2 और ये 1 के बराबर है। तो क्या आ गया, +3। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या आ गई इसकी 3। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखो ये 2 है और इथाइलिन डायमैन 2 जगह से कर सकता है अपने लोन पे डोनेट। तो 2 दूनी 4 हो गया और ये 2 तो 6 हो गए। तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई, 6। अब देखो एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि COCl3 और 6NH3 हमने लिया, तो AgNO3 एक्सेस के साथ 3 मोल AgCl अगर हमने मिला, AgNO3 से ट्रीट करने पे 3 मोल AgCl का अगर मिला तो क्या होगा। देखो जितने मोल AgCl मिल रहे हैं ना उतने क्लोरीन आपको बाहर दिखेंगे। देखो 2 मोल है तो 2 क्लोरीन बाहर, 1 मोल है तो 1 क्लोरीन बाहर। ठीक है, अब करना क्या है आपको, जब जैसे ये CONH3 और Cl3 है तो आपको एक क्लोरीन अंदर कर देना ताकि 2 हो जाए। तो उसकी वजह से ये NH3 है वो 1 कम हो जाएगा, यानी ये 5 हो गया और ये Cl हो गया। मतलब अंदर तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रहना चाहिए, और ये 4 हो गया और फिर ये 2 हो गया और यहाँ से 2 क्लोरीन आ गया ना, इसीलिए। अब ये पूछा जाता है कि इसमें से मोस्ट कंडक्टिंग कौन सा है, कंडक्टिव सबसे ज्यादा कौन सा है। तो भाई इसमें ज्यादा आयंस बनेंगे। देखो Cl के 3 आयन अलग होंगे, तो मोस्ट आयन होंगे इसमें 3 और एक ये पूरा का पूरा, क्योंकि ये तो पूरा एक सिंगल करके अलग होता है ना, इसीलिए Cl 3 हो गए और एक ये अकेला हो गया, 4 आयन सबसे ज्यादा इसी में है। तो ये मोस्ट कंडक्टिंग हो गया इसीलिए। अगली थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT बोलते हैं इसको। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस चैप्टर में भी देखो 11th क्लास में तो हमने पढ़ी ही थी इसको। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, देखो हाइब्रिडाइजेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर, ज्योमेट्री और एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए इसके। अगर डायरेक्ट याद रख लो तो अच्छी बात है। तो अगर sp हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन नंबर 2 तो लीनियर, AgCN2 इसके एग्जांपल्स मैंने सारे लिखे हैं। sp2 हो तो ट्रायंगोनल प्लेन है। इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पे समझने वाला कि DsP2, DsP3, D2sp3 ये क्या होता है बेसिकली, इसको इनर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इनर कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, डी के जो अंदर वाले ऑर्बिटल्स है वो यूज हुए हैं इसमें। मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो आपको अच्छे समझ आएगा। तो DsP2 वाला स्क्वायर प्लेनर होता है, DsP3 वाला स्क्वायर पिरामिडल होता है, D2sp3 वाला ऑक्टाहेड्रल होता है। बाकी क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीजें समझनी होगी आपको, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो होता है जो कि जैसे मान लो CN-CONH3, तो ये ना बैक बॉन्डिंग कोज करता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसको पेयर कर देता है। क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगा। और वीक फील्ड जबकि उसको पेयरिंग नहीं करता। पैरामैग्नेटिक हमें पता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक हमें पता है जिसमें कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर पैरामैग्नेटिक की बात करें तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब ज्यादा स्पिन उसका, ठीक है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम यानी कि लो स्पिन। देन उसके बाद अगर म्यू निकालना है तो वो तो हमें आता ही है। तो इसके 2-3 एग्जांपल्स देख लेते हैं, बहुत अच्छे समझ आ जाएगा आपको। फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपने कर रखा है वैसे भी 11th क्लास में, तो देख लेते हैं 2-3 एग्जांपल। पहला एग्जांपल देख सकते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, NiCN4 2-। तो देखो इसमें पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। जो निकल है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो ये -4 है, -4 हो जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो 4 - 2 ये +2 आ गया, तो निकल यहाँ पे +2 में है। तो Ni+2 जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, देखो जो निकल होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, निकल यानी
28 नंबर पे जो आता है, तो 28 नंबर पे आता है तो 4s2 3d8 होता है, बट यहाँ पे हमें Ni2+ का देखना है, तो इसमें 2 गायब हो जाएगा यानी 4s0 हो जाएगा। तो देखो इसमें मैं लिखूंगा 3d8 4s0 है ना, तो 3d8 1 2 3 4, फिर उसके बाद ये 4s के है, फिर उसके बाद यहाँ पे 4p को अगर ले लेंगे जरूरत पड़ेगी तो ले सकते हैं उसको हम। तो 3d8 को हम फिल करते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो यहाँ पे इसके साथ लीगेंड कौन है, Cn-, और Cn- तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड यानी अब वो पेयरिंग करेगा, यानी वो आएगा वो बोलेगा भाई इलेक्ट्रॉन इधर जा, तो अब ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ आ जाएगा बेचारा, यहाँ आ गया, तो उसने पेयरिंग कर दी। अब लीगेंड को तो दो चाहिए, दो जगह चाहिए, मतलब दो इलेक्ट्रॉन के लाइक जगह चाहिए, तो एक जगह वो ले लेगा, कितने Cn है यहाँ पे टोटल 4, दूसरी ये ले ली इसने, तीसरी ये ले ली इसने जगह, और चौथी ये ले ली इसने जगह, इस सब जगह पे कौन आ जाएगा, Cn- आके रहने लगेगा यहाँ पे। अब तो इसकी कोऑर्डिनेशन देखो 4 Cn थे ना, तो वो चारों के चारों Cn यहाँ पे आ गए, तो अब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ यहाँ पे, तो D का एक ऑर्बिटल लिया, S का लिया और फिर P का लिया, तो इसमें हुआ DsP, P का 2 लिया, DsP2 मतलब ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर, और क्या ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक, तो इसने पेयरिंग कर दी, सारे पेयर्ड हो गए, तो ये डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक है तो ये कलरलेस भी होगा, फिर तो कलरलेस है, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल है हमारे सामने, वो है दूसरा एग्जांपल, वो है NiCl4 तो इसमें देखो ये सेम वही है, Ni2+ ही है ये, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s0 3d8 हो जाएगा, है ना, तो 3d8 वाला पहले लिखते हैं, फिर 4s0 वाला लिखते हैं, फिर 4p वाला, तो 3d8 ये रहा 1 2 3 4 5, ठीक है, और 4s वाला ये रहा और 4p वाला ये रहा, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, 3 4 5 6 7 8 डाल दी, ठीक है। और अब ध्यान से देखो जो Cl है वो तो वीक फील्ड लिगेंड है, और जब वीक फील्ड लिगेंड होगा तो वो कैसा होगा, वो तो बैक बॉन्डिंग कोज करेगा ही नहीं, तो ये तो ऐसे कैसे रह जाएंगे, यानी इसके बाद Cl यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट, एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, एक यहाँ आया और एक यहाँ आया, तो 4 Cl आ गए, चारों के चारों Cl, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ यहाँ पे, sp3, अच्छा sp3 हुआ, तो sp3 मतलब कौन सा शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप होगा, और ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है, और ये पैरामैग्नेटिक है तो फिर कलर भी होगा, और पैरामैग्नेटिक है तो फिर म्यू भी निकाल सकते हैं इसका, तो n+2 से, और n कितना है देखो, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन रह गए, तो 2 अंडर रूट, तो ये आ जाएगा √8 बोहर मैग्नेटॉन, ये इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट आ गई, तो इस तरह से निकालते हैं। अब मैं ना आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, कमेंट में ईमानदारी से आंसर करना है इसका, देखो ऐसा नहीं कि आंसर नहीं करोगे भाई कोई फायदा नहीं होने वाला फिर लेक्चर का। देखो क्वेश्चन है Fe(F6)3-, तो इसका आपको बताना है कि डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन ये भी बताना है, फिर उसके बाद अगर पैरामैग्नेटिक है तो उसकी म्यू निकाल के दिखानी है, बताना है आपको, ठीक है। तो ये इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर करना है, क्योंकि पिछले एग्जाम में भी आ रखा है ये। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी जो है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसमें क्या होता है, जब ना जैसे कोई मेटल है, मान लो कोई मेटल है, तो जो मेटल है सेंट्रल मेटल वो डी ब्लॉक का है, और डी ब्लॉक का जब होता है तो और कहीं से मान लो लीगेंड आ रहा है, डी ब्लॉक में वेकेंट स्पेस है और इलेक्ट्रॉन भी होंगे थोड़े बहुत, तो और उसके बाद लीगेंड भी आ रहा है, तो जब लीगेंड आ रहा है तो क्या होगा यहाँ पे ना, जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल में 5 टुकड़े होते हैं, तो पांचों स्प्लिट हो जाएंगे 3 और 2 में, तीन कौन से, DXY DYZ और DZX, वो तीनों अलग हो जाएंगे जिसको हम T2G बोलेंगे, और जो DX2Y2 और DZ2 वो अलग हो जाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे EG। तो इसमें होता ही है ना, आपको बेसिकली टेट्राहेड्रल में इसका ऑपोजिट कर देना, आपको ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाले फॉर्मूला तो याद कर लेना पहले कि एनर्जी टेट्राहेड्रल की 4/3 होती है ऑक्टाहेड्रल के, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि यहाँ पे मान लो
ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी 300 दे दी और टेट्राहेड्रल पता लगा, तो यहाँ पे 300 रख देना और सॉल्व कर देना, तो आंसर आ जाएगा आपका। अब देखो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में जो ईजी होता है वो ऊपर चला जाता है। ईजी में कौन कौन होता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर वाले ऑर्बिटल होते हैं, वो वाला होता है, ठीक है। देन इसके बाद इसमें वीक फील्ड लिगेंड आए तो क्या होता है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आए तो क्या होता है। तो देखो वीक फील्ड लिगेंड आए यानी कि ज्यादा रिपल्सन नहीं होगा, थोड़ा सा होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड आए यानी कि ज्यादा रिपल्सन हो जाएगा, ठीक है। तो वीक फील्ड में होता यह है कि जब कम गैप है इसके बीच में तो होता यह है कि यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है। पेयरिंग एनर्जी ज्यादा यानी कि ये ज्यादा एनर्जी चाहिए पेयर करने के लिए। अगर इसको पेयर करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वाली कोई चीज है, 1 2 3 4 5, किसी भी एटम में 5 इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में, तो उसकी हमने बात करी। तो अब देखो इस 5 इलेक्ट्रॉन को मैं इनमें फिल कैसे करूंगा, तो सबसे पहले नीचे फिल करते हैं। ये तो T2G है और ये Eg है, ये बात हमें पता है। Eg वाली ऊपर आती है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में। तो अब होगा क्या, देखो 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो हम इसको ऐसे 1 2 3, अब बाकी के बचे हुए कहाँ फिल करूं, तो देखो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, यानी कि जब एनर्जी पेयर करने में ज्यादा लग रही है तो मैं क्यों पेयर करूं भाई। किसी चीज में अगर एनर्जी ज्यादा लगेगी तो मैं क्यों करूंगा, वो काम नहीं करूंगा। तो यानी कि मैं यहाँ पे पेयरिंग नहीं करूंगा, मैं अगले वाले पे चला जाऊंगा। जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है, देखो पेयरिंग एनर्जी कम होती है, तो कम एनर्जी तो ठीक है, फिर तो कम एनर्जी वाला काम कर ही लेंगे, यानी कि 1 2 3। अब मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं पेयरिंग एनर्जी कम है तो मैं यहीं पे पेयर कर दूंगा 4 5। तो इस तरह से होता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, T2G 5 Eg 0, जबकि इसका क्या हो गया T2G 3 Eg 2। तो वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कांटेक्ट में आने पे अलग अलग तरह से एक्ट करता है ये। और वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या है उसको अगर हम देखना है तो हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जा सकते हैं। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से आप पहचानोगे कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड है और कौन सा वीक। बाकी जो मैंने पहले आपको बताया था सिंपली Cn-C, उससे भी आप पता लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट यानी कि किसका कितनी ताकत है स्प्लिट करने की, जो ज्यादा स्प्लिट कर देगा उसके अंदर ज्यादा एनर्जी है। तो ज्यादा अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा वो, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर उसको मैं सजा दूं तो इसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलूंगा। तो इसमें पूरा दे रखा देखो, बस ये पता होना चाहिए आपको कि इससे H2O से पहले वाला जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है और उसके बाद वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और एक चीज एक्सेप्शन है यहाँ पे, OX क्या है, OX वीक फील्ड लिगेंड है, बट जब ऐसे वाले कंपाउंड में आता है COOH3 और 3 माइनस में आता है तब वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करने लग जाता है। अगला जो टॉपिक है वो है मेटल कार्बोनिल का बॉन्ड, इसको सिनर्जिक बॉन्ड भी कहा जाता है। क्यों, देखो क्या होता है ना, यहाँ पे कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो ये ले लेता है, और जबकि अपने इलेक्ट्रॉन पेयर ये देने लग जाता है। तो जो कार्बन से जब ये ले रहा होता है, कार्बन से जब ये ले रहा होता है तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है, जब दे रहा होता है मेटल कार्बन को तो वो पाई बॉन्ड बनाता है। ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको सिनर्जिक बॉन्ड कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मेटल कार्बोनिल जो होता है वो S और P दोनों टाइप के कैरेक्टर रखता है। अब एक बार लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड साल्ट वाला जो है उसमें अंतर देख लेते हैं। तो डबल साल्ट क्या होता है, एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है बेटी, और ये लिक्विड और सॉलिड दोनों में करता है। ये डिसोसिएट कर जाता है आयंस में, और इसमें तो डिसोसिएशन होता ही नहीं है, ये ऐसा का ऐसा रह जाता है, डिसोसिएट नहीं होने वाला ये। यानी इसके बाद ये टेस्ट देता है और ये कोई टेस्ट नहीं देता। भाई जब डिसोसिएट ही नहीं हो रहा तो आयन का टेस्ट कैसे दे देगा, आयन अलग नहीं हो रहे तो कैसे टेस्ट दे देगा, जबकि ये सब आयंस को अलग अलग करके टेस्ट दे देता है। एग्जांपल्स बहुत अच्छे से याद रखना, कार्नेलाइट KCl MgCl2 6H2O। मोहर साल्ट क्या होता है, FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4, यहाँ पे डॉट 6 वाटर आएगा, और K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O, ये पोटास एलम होता है। बाकी इसके एग्जांपल तो K4FeCN6, अरे इसका तो पूरा चैप्टर ही पढ़ के आए हैं, इतने सारे एग्जांपल देख के आए हम, तो हमने सारा पढ़ ही रखा है इसमें कौन कौन से एग्जांपल है। अब हमारा ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो चुका है। आपको अगर और भी चैप्टर देखने हैं तो इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करो। मैंने आपके लिए बहुत कोशिश करी कि अच्छे से सारे चैप्टर कराऊं। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।